around the world. Around the world. Let's start. Which is the most interesting place you have visited? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर आपने यात्रा की है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। हाउ डिड यू गो देयर एंड रिटर्न? आप वहाँ पर कैसे गए और कैसे वापस आए? हैव यू ट्रैवल बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? क्या आपने वहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारे यात्रा के साधनों का उपयोग किया था? इज़ देयर ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू वुड लाइक टू यूज़? क्या वहाँ पर जाने के लिए बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया, जैसे कि आपका एरोप्लेन हो गया, फिर ट्रेन हो गई, फिर बस हो गया, बस के बाद ऑटो रिक्शा हो गया, ऑटो रिक्शा के बाद आपका शिप हो गया, इस प्रकार से। तो चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर फ्लीस फॉग lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. इसका मतलब हुआ कि मिस्टर फ्लीज ने अपने कुछ मित्रों से 80 दिनों में पूरी दुनिया की यात्रा करने की शर्त रखी। यहाँ पर जो बैट शब्द है बैट का मतलब होता है शर्त। तो मिस्टर फ्लीस ने अपने कुछ मित्रों से 80 दिनों में पूरी दुनिया की यात्रा करने की शर्त रखी। दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ ही ट्रेवल विथ हिज कंपेनियन पासपोर्ट आउट। मतलब यह कहानी है कि कैसे उसने मित्र पासपर्ट के साथ यात्रा की। चलिए हम देखते हैं। That evening they were on the train from San Francisco to New York, which was the 3,786 miles away. उस शाम वे सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाने वाली ट्रेन में थे जो 3,786 मील दूर था। In 7 days, the train would take them from the Pacific to the Atlantic Ocean. 7 दिनों में ट्रेन उनको प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को ले जाएगी। द ट्रेन, अब जो स्टीम शब्द जो आया यहाँ पर, जो स्टीम दिया हुआ है, स्टीम का मतलब होता है गुजरना, पास। द ट्रेन स्टीम थ्रू कैलिफोर्निया एट फुल स्पीड। ट्रेन कैलिफोर्निया से पूरी गति से गुजरी। इट क्रॉस्ड, उसने पार किया। स्टीप का मतलब होता है आपका द ट्रेन स्टीप माउंटेन स्लोप्स एंड canyons and hair-raising curves moving through a few tunnels and bridges। तो मैं आपको यहाँ बता रहा था कि स्टीप का मतलब होता है स्लोपिंग शार्पली, मतलब जो कि तेज ढाल जो होता है ना उसको स्टीप बोलते हैं, लेकिन ढलान जो होती है उसको स्टीप बोलते हैं। स्टीप, ये दिस वन स्टीप। और आपका एक और शब्द जो इसमें आया था केयॉन्स का मतलब होता है पासेस, PASSES, पासेस मतलब घाटियाँ, इसको हम घाटी कह सकते हैं। और स्टीप का मतलब होता है ये होता है ढलान होता है, ठीक है। और पासेस का मतलब केयॉन्स का मतलब होता है घाटियाँ। और एक और इसमें शब्द आया है जो है टनल्स का मतलब होता है आपका जो कि ज़मीन को खोदकर एक अंडरग्राउंड
सुरंग बनाई जाती है उसको हम टनल बोलते हैं, जिसको हम सुरंग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि उसने खड़ी पर्वतीय ढलानों, गहरी घाटियों और रोंगटे खड़े करने वाले मोड़ों, कुछ सुरंगों और पुलों से गुजरते हुए उसने उसको पार किया। Suddenly, the train slowed down as a herd of buffaloes charged across the railway track. मतलब अचानक ट्रेन की गति धीमी हो गई। स्लोप्ड मतलब धीरा हो जाना, धीमी हो गई क्योंकि भैंसों के एक झुंड ने रेल की पटरी पर धावा बोल दिया था, है ना। रेलवे ट्रैक पर वो आकर भैंसें जो वहाँ से गुजर रही थीं, wild buffaloes. The train was forced to stop till the procession 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 passed like a great brown river. अब हम यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि द ट्रेन वॉज फोर्स टू स्टॉप टिल द प्रोसेसन। प्रोसेसन का मतलब होता है आपका जुलूस। जब भैंसें वहाँ से गुजर रही थीं तो एक झुंड में गुजर रही थी, तो उनका एक जुलूस सा था, तो ट्रेन को वहाँ पर रोकना उनका एक व्यवस्था हो गई थी, है ना। ट्रेन को रुकने के लिए विवश होना पड़ा तब तक जब तक कि उनका झुंड या जुलूस एक विशाल पूरी नदी की तरह गुजर नहीं गया, है ना। द ट्रेन वॉज फोर्स टू स्टॉप टिल प्रोसेसन जुलूस पास लाइक ए ग्रेट ब्राउन रिवर। जब तक ट्रेन को रुकना पड़ा, जब तक कि उनकी ये जो एक विशाल भूरी नदी की तरह वो भैंसों का झुंड गुजर नहीं गया। द herd took a full 3 hours to cross the tracks. भैंसों के झुंड को, अब ये इसमें हर्ड आया, मतलब भैंसों के झुंड को हम हर्ड बोल सकते हैं। भैंसों के झुंड को पूरे 3 घंटे पटरी पार करने में लगे। Night had fallen by the time of the train could move. Here we can see some buffaloes are there. Now come to next. Here we can see a bridge which is fallen. Now here is some content of your books. Again means it was a left part. This was where this was a most difficult part of journey with roads, and the herd took a full 3 hours. उसने 3 घंटे लिए उस झुंड ने to cross the tracks. Night had fallen by the time the train could move again. है ना, मतलब हो गया जब तक ट्रेन फिर से चले रात हो गई। ट्रेन, है ना, द ट्रेन हेडेड फॉर द स्टीप माउंटेन्स, है ना। इसका मतलब हो गया कि जब ट्रेन खड़ी चढ़ाई वाले पहाड़ों की ओर बढ़ी। द ट्रेन हेडेड फॉर द स्टीप मतलब होता है खड़ी चढ़ाई, माउंटेन्स उनकी तरफ बढ़ी। दिस वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी विथ इट्स वाइंडिंग रोड्स। घुमावदार सड़कों वाली यात्रा का यह सबसे मुश्किल भाग था। दिस वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी विद वाइंडिंग रोड्स। वाइंडिंग का मतलब होता है मोड़े हुए, ये वाइंडिंग रोड्स। दे पास द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ दियर जर्नी। वे अपनी यात्रा के सबसे ऊंचे बिंदु 7,524 फीट अबव सी लेवल, वे अपनी यात्रा के सबसे ऊंचे बिंदु जो समुद्र तल से 7,524 फीट ऊपर थी से गुजरे। इन ए फ्यू आवर्स दे वुड बी
आउट ऑफ द रॉकी माउंटेन्स, कुछ ही घंटों में वे पथरीले पहाड़ों के बाहर आ गए। रॉकी माउंटेन्स मीन्स पथरीले पहाड़ों के बीच आ गए, उनसे आ गए। आफ्टर द पैसेंजर्स हैड टेकन देयर ब्रेकफास्ट, the train gave a shrill whistle and baked with a jerk and came to a halt। हम यहाँ पर देखेंगे कि यात्रियों के नाश्ता करने के बाद ट्रेन ने कर्कश सीटी बजाई। कर्कश सीटी बजाई, यहाँ पर जो शब्द आया है श्रिल, दिस वन, श्रिल। श्रिल का मतलब होता है पिंसरिंग, कर्कश, कर्कश आवाज, है ना। और वन मोर इज वर्ड इज हियर जर्क। जर्क मीन्स होता है झटका, है ना। तो यहाँ से इसका मतलब हो गया आफ्टर द पैसेंजर, यात्रियों के नाश्ता करने के बाद ट्रेन ने कर्कश श्रील, कर्कश सीटी बजाई और जर्क, झटके के साथ रुक गई। ब्रेकफास्ट द ट्रेन गैव अ श्रील विशल एंड ब्रैग्ड विथ अ जर्क एंड केम टू हाल्ट, रुक गई। पासपरत, पासपरत अ फ्रेंच पैसेंजर, पासपरत जो कि एक फ्रांसीसी यात्री था, went to see what the matter was। पासपरत एक फ्रांसीसी यात्री देखने चला गया कि बात क्या है। There was nothing to be seen, the train had halted in the middle of nowhere। वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ट्रेन एक सुनसान स्थान में रुकी थी। ट्रेन एक सुनसान स्थान में रुकी थी। halted मतलब होता है रुकना। ओके, नाउ देयर वॉज, देयर वॉज, देयर वॉज, देयर वॉज, देयर वॉज नो स्टेशन इन साइट, और वहाँ पर कोई भी स्टेशन नहीं था। नाउ ही हर्ड द सिग्नल मैन से the train can't go on the bridge near Madison, वो won't support the weight। उसने सिग्नल वाले आदमी को कहते सुना। ही हर्ड द सिग्नल मैन से, क्या कहते सुना? ट्रेन आगे नहीं जा सकती। द ट्रेन कैन नॉट गो ऑन द ब्रिज नियर मेडिसिन, वो वॉन्ट सपोर्ट द वेट। उसने सिग्नल वाले आदमी को कहते सुना कि ट्रेन आगे नहीं जा सकती और मेडिसिन बाउ के पास वाला पुल भार को सहन नहीं कर सकेगा। इट वॉज अ सस्पेंशन ब्रिज, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। इट वॉज अ सस्पेंशन ब्रिज एंड सम ऑफ इट्स केबल्स वेयर ब्रोकन, मतलब यह झूला पुल था और इसे कुछ मोटे रस्से टूटे हुए थे। सस्पेंशन ब्रिज था, उसे कुछ केबल्स जो ना, वायर जो ना टूटे हुए थे। द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सैड, सस्पेंशन ब्रिज का मतलब होता है झूला पुल। द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सैड, ट्रेन का ड्राइवर बोला। परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद। देयर इज अ चांस of getting across the bridge by letting the train proceed at maximum speed। तो ट्रेन का ड्राइवर बोला शायद ट्रेन को अधिकतम गति से बढ़ाने पर पुल को पार करना आसान हो जाए। ऑल अबॉर्ड सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। द पैसेंजर्स गॉट on the train and the driver reserved the train for nearly a mile। तो उसने क्या कहा? ऑल अबॉर्ड मतलब सभी ट्रेन में स्थान ग्रहण करें, और ड्राइवर ट्रेन की करीब 1 मील पीछे ले गया, और ड्राइवर जो था ना उस ट्रेन को करीब 1 मील पीछे ले गया। द पैसेंजर गॉट ऑन द ट्रेन एंड द ड्राइवर
रिवर्स्ड, रिवर्स्ड का मतलब होता है पीछे वापस करना, ये दिस वन। द ट्रेन फॉर नियरली अ माइल, 1 मील के पीछे वो उसको ले गया। देन ही गेव अनदर विसल, फिर उसके बाद उसने दूसरी सीटी दी। द ट्रेन बिगन टू मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, और ट्रेन ने दूसरी सीटी दी और ट्रेन इतनी तेज गति से चलने लगी, सो फास्ट दैट इट वॉज फ्राइटनिंग, मतलब चलने लगी कि भय लगता था। फ्राइटनिंग का मतलब होता है भय। वो इतनी तेज चलने लगी कि डर लगने लगा। द पैसेंजर्स हैड द फीलिंग दैट द ट्रेन वॉज नॉट रेस्टिंग ऑन द ट्रैक्स बट वॉज फ्लोटिंग थ्रू एयर, मतलब यात्रियों को ऐसा एहसास होने लगा कि ट्रेन पटरी पर टिकी हुई नहीं है, वरना बल्कि हवा में तैरकर आगे बढ़ रही है ना। एज द इंजन shrieked and the train shuddered, they were over the bridge in a flash. इसमें जैसे ही इंजन ने चीख मारी, जैसे ही एज द इंजन श्रिक्ड मतलब चीख मारी, जैसे इंजन ने चीख मारी और ट्रेन हिली। द ट्रेन शडर्ड, शडर्ड का मतलब होता है हिलना, मूविंग, और श्रिक्ड मतलब चीखना, मतलब चल बोलना। जैसे ही ट्रेन ने चीख मारी और ट्रेन हिली, वे क्षण भर में पुल के पार हो गए। श्रिक्ड एंड द ट्रेन शडर्ड, दे वेयर ओवर द ब्रिज इन ए फ्लैश, और वो एक ही क्षण में उससे वो पार हो गए। As soon as they passed over the Medicine River, the bridge crashed down into the raging waters below. जो ही उन्होंने मेडिसिन नदी को पार किया, पुल टूटकर नीचे तीव्र गति से बहते पानी में जा गिरा। और हम यहाँ पर आपको पिक्चर में भी आप देख रहे, यू कैन सी इन दिस पिक्चर आल्सो, द ब्रिज इज फैलिंग डाउन, द ब्रिज इज falling down. Now, the train continued its course that evening without interruption. फिर ट्रेन उस शाम बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़ती गई। नेक्स्ट, as the train moved forward the next day, it was suddenly attacked by hundreds of Sioux Indians. ये जो Sioux Indians दिया हुआ है, इसका मीनिंग होता है a tribe of native red Indians. ये वहाँ की एक विशेष प्रजाति है जिसको Sioux Indians कहा जाता है। अगले दिन जब ट्रेन आगे बढ़ रही थी, उस पर सैकड़ों सियाक्स इंडियंस मतलब रेड इंडियंस की एक स्थानीय कबीला, उनका झुंड जो रहता है, स्थानीय कबीला। मैनी ऑफ देम अपीयर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, जंप्ड ऑन द मूविंग ट्रेन एंड पुल्ड देमसेल्व्स अप द स्टेप्स। वो कबीले के लोगों ने उस पर धावा बोल दिया। उनमें से कई सभी तरह से आ गए, चलती ट्रेन पर कूद गए और पायदानों तक अपने को खींच लिया। दे वेयर आर्म्ड विथ राइफल्स, वे सभी राइफल से लैस थे, उनके पास राइफल्स थी, बंदूक थी। सम ऑफ द ट्रेवलर्स हैड रिवॉल्वर्स, और कुछ यात्रियों के पास रिवॉल्वर थे। दे डिफेंडेड का मतलब होता है बचाव करना। नाउ यू कैन सी हियर, जो कबीले के जो लोग थे वो पिस्टल बंदूक लेकर वो इस ट्रेन में
चढ़ रहे हैं, यू कैन सी हियर। ओके, themselves bravely by answering with pistol shots। उन्होंने बड़ी बहादुरी से पिस्तौल की गोलियां चलाकर अपनी रक्षा की। ब्रेवली बाय आंसरिंग विथ पिस्टल शॉट्स, उन्होंने चलाकर रक्षा की। द कंडक्टर क्राइड आउट, कंडक्टर चिल्ला उठा। द ट्रेन मस्ट बी स्टॉप्ड और वी आर लॉस्ट, ट्रेन को रोक दो अन्यथा हम लोग मारे जाएंगे। आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। सेड पासपरट आउट, पासपरट ने कहा कि मैं जाऊंगा। ही ओपनड अ डोर एंड अनसीन बाय द रेड इंडियंस ही स्लिप्ड अंडर द रेसिंग ट्रेन एंड होल्डिंग ऑन द chains he slowly reached the engine। पासपरत ने कहा कि मैं जाऊंगा। उसने एक दरवाज़ा खोला और रेड इंडियंस की नज़रों से बचकर चलती ट्रेन के नीचे फिसल गया और जंजीर को पकड़ते हुए धीरे धीरे इंजन तक पहुंच गया। रीच द इंजन चेंज एंड ही स्लोली रीच द इंजन, और धीरे धीरे इंजन तक पहुंच गया। देन ही सेपरेटेड द इंजन फ्रॉम द कोचेस, फिर उसने इंजन को डिब्बों से अलग कर दिया। दे स्टार्टेड टू स्लो डाउन, धीरे धीरे उनकी गति कम पड़ने लगी। दे हैड नियर्ड अ स्टेशन वेयर सोल्जर्स अटैक्ड बाय द साउंड ऑफ शॉट्स, वे एक स्टेशन के समीप पहुंच गए थे जहां सिपाही गोलियों की आवाज़ सुनकर ट्रेन की ओर दौड़ पड़े थे। हरीड है ना, हरीड का मतलब होता है दौड़ना, रस्ड। टूवर्ड्स द ट्रेन है ना। दे हैड नियर अ स्टेशन वेयर सोल्जर्स अटैक्ड बाय द साउंड्स ऑफ शॉट्स हरीड टूवर्ड्स द ट्रेन, मतलब वे एक स्टेशन पर पहुंच गए थे जहां पर सिपाहियों ने गोलियों की आवाज़ सुनी और ट्रेन की ओर दौड़ पड़े थे। नाउ नेक्स्ट वन, द रेड इंडियंस ऑन बोर्ड saw them and quickly jumped off before the train stopped entirely। ट्रेन में सवार रेड इंडियंस ने उन्हें देखा और उसके पूरी तरह रुकने से पहले ही छलांग लगाकर ट्रेन से उतर गए। तो ये पार्ट था। जूल्स बर्ने हैज़ रिटन दिस लेसन। जूल्स बर्ने इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। तो हमने इस पार्ट का अध्ययन कर लिया है। आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आया होगा। और इसके बाद हम इसके कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। इस न्यू वर्ड्स में क्या क्या दिया हुआ है। प्रोसेशंस मतलब बॉडी ऑफ पर्सन्स और एनिमल वॉकिंग टुगेदर, ठीक। कैन्स डीप नैरो ओपनिंग यूजली विथ ए स्ट्रीम, जो कि झरने के साथ निकलती है, कैन्स। सपोर्टिंग मतलब कीप फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से अपने आप को बचाना। कंडक्टर पर्सन इन ए चार्ज ऑफ अ बस और अ ट्रेन, मतलब कंडक्टर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि एक चार्ज, जिसके पास चार्ज रहता है बस और या ट्रेन का, वो इंचार्ज रहता है। पर्सन इन चार्ज, ऐसा व्यक्ति जिसके पास बस या ट्रेन का जिसके पास चार्ज रहता है। नाउ रीडिंग इज़ फन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। विच ट्राइब ऑफ रेड इंडियंस अटैक्ड इन द ट्रेवलर्स, रेड इंडियंस के किस कबीले ने यात्रियों पर आक्रमण किया। आंसर, द सियोक्स tribe of red Indians attacked the travelers। I am repeating, the Sioux
tribe of red Indians attacked the travelers? Question number 2. Which was the highest point of their journey? उनकी यात्रा का उच्चतम बिंदु कौन सा था? आंसर: The highest point of their journey was 7,524 feet above the sea level. Above the sea level. 524 feet. This was the answer. Now, question number 3. Why did the train stop the first time? ट्रेन पहली बार क्यों रुकी? आंसर: The train stopped the first time when a herd of buffaloes began to cross the railway track. तो ट्रेन पहली बार इसलिए रुक गई थी क्योंकि वहाँ से भैंसों का कुछ झुंड वहाँ से गुजर रहा था, इसलिए ट्रेन रुकी. क्वेश्चन नंबर 4. How many days would it take for the train to reach New York? न्यूयॉर्क पहुँचने में ट्रेन को कितने दिन लगेंगे? So, answer: the train would take 7 days to reach New York. Question number 5. Tick the correct answer. Tick the correct answer. सही उत्तर पर निशान लगाएं. The first time the train stopped was because some robbers stopped the train. B. A herd of buffaloes was passing. C. The tracks were broken. तो पहली बार ट्रेन क्यों रुक गई थी? हम सबको मालूम है कि a herd of buffaloes was passing. तो हम सबको मालूम है कि पहली बार ट्रेन इसलिए रुक गई थी क्योंकि कुछ भैंसों का झुंड जो है ना रोड को पार कर रहा था. नाउ सेकेंड नंबर. द ब्रिज फैल विथ अ क्रैश इनटू द रिवर. है ना, जो ब्रिज जो था वो टूट गया था नदी का. क्या कारण था उसका? तो आफ्टर द केप कब टूटा वो? आफ्टर द ट्रेन हैड पास इट थ्रू. बी. द ट्रेन वाज स्टिल ऑन द ब्रिज, वो उस पर ही खड़ी थी. सी. बिफोर द ट्रेन पास्ड ओवर द ब्रिज. तो इसका हो गया ए नंबर पर. हम जानते हैं कि ट्रेन के गुजर जाने के बाद वो जो पुल था ना वो क्रैश हो गया, वो टूट गया. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. ए इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ नंबर 6. मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी. हमको इन शब्दों को मिलाना है. हॉल्टेड. हॉल्टेड का मतलब होता है रुकना, तो इसका हम मिला देंगे स्टॉप्ड. पैसेंजर. पैसेंजर का मतलब होता है पीपल ट्रैवलिंग इन ए बसेस ट्रेन्स. नाउ डिफेंडेड. डिफेंडेड का मतलब होता है रक्षा करना, है ना. तो इसका हो जाएगा प्रोटेक्ट. इसका हो जाएगा आपका प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक. दिस वन प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक. सडर्ड. सडर्ड का मतलब होता है ये ट्रेम्बल्ड और शूक वायलेंटली, हिलना. अगला है सेवरल ओकेजन्स. सेवरल ओकेजन्स का मतलब होता है मैनी टाइम्स. सेवरल ओकेजन मीन्स मैनी टाइम्स. और इंटरप्शंस मीन्स का मतलब होता है ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ. इंटरप्शन मतलब रोक देना, तो इसका यही हो जाएगा सामने वाला ही, ब्रेक द कंटिन्यूटी. एंड एंटायरली मतलब पूरा, तो इसका हो जाएगा आपका जो बचा हुआ है हमारा ये दिस वन कंप्लीटली. तो ये आपके पूरे हो गए. आप देखिए
वर्ड बिल्डिंग। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को आप पढ़ें। द ट्रेन steamed forward at a full speed. The train headed for the steep mountains. तो find 5 more such words from the lesson, है ना। तो ऐसे पार्ट से ऐसे 5 और शब्द हमको खोजना है, जैसे स्टीम्ड हो गया आपका, एक स्टीम्ड हो गया और एक हेडेड हो गया। तो हमने देख लिया, इसमें 5 शब्द हमने इसमें ढूंढे हमने आपके। तो आपका चार्ज्ड हो गया, आपका क्रॉस्ड, CROSSED, क्रॉस्ड, है ना। क्रॉस्ड हो गया आपका CROSSED, क्रॉस्ड। देन नेक्स्ट वन इज चार्ज्ड, पास्ड, रिवर्स्ड और श्रिग्ड। ये किताब से ढूंढकर आप लिख देंगे। ये है CROSSED, ओके। CROSSE और D, क्रॉस्ड, ठीक। नेक्स्ट है फ्रॉम द टेक्स्ट फाइंड 3 मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाइक वन गिवन बिलो इन द एग्जाम्पल। मतलब उदाहरण में दिए गए वर्णात्मक शब्दों की भांति 3 और शब्द खोजो। हमको 3 और शब्द खोजना है, तो हम देख लेंगे। स्टीप, माउंटेन स्लोप्स, मतलब इसका हो गया, इसका हो जाएगा आपका श्रिल विशल, W श्रिल ब्रिशल, मैं आपको कर देता हूँ, श्रिल विशल, विशल। श्रिल विशल, ठीक। नेक्स्ट डीप कैनियंस, इसका हो गया आपका मैक्सिमम स्पीड, ओके, मैक्सिमम स्पीड। और हेयर रेजिंग, हेयर रेजिंग, हेयर रेजिंग कर्ब्स मतलब हो गया रेगिंग वाटर्स, रेगिंग वाटर्स, ओके। ये सभी एक ही कलर से है, ठीक है ना। मैक्सिमम स्पीड और रेगिंग वाटर्स, ये मीनिंग हो गया। नाउ फाइंड द अपोजिट्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। मिनिमम, मिनिमम स्पीड मतलब हो गया इसका आपका मैक्सिमम स्पीड, ठीक है ना। मिनिमम स्पीड का मतलब हो गया, ये दिया ही हुआ है, मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, ये हमने यहाँ पर कर दिया है, यहाँ पर, ओके। लिख देता हूँ मैं आपके लिए। फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, ओके। नाउ मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड का होगा रिवर्स्ड, REVERSED, रिवर्स्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट वन डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड मतलब ओझल हो जाना। डिसअपियर्ड का मतलब होता है ओझल हो जाना, अपीयर्ड का मतलब होता है प्रकट होना। तो इसका हो जाएगा अपीयर्ड, APPEARED, अपीयर्ड। और अगला हो जाएगा आपका क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब होता है बंद, तो इसका हो जाएगा ओपनड, ओपन। नेक्स्ट वन लोएस्ट, लोएस्ट का मतलब होता है नीचा, सबसे नीचा, और इसका हम कर देंगे हाईएस्ट, हाईएस्ट, ओके। नाउ in the lesson you will find many words that describe sounds like whistling, whistling, roaring, breaking, crashing, ragging. Can you list the things these sounds are related to? Sounds, तो यहाँ पर
मतलब पाठ में हमें ऐसे बहुत से शब्द मिलेंगे जो कि विस्लिंग, रोरिंग, ब्रेकिंग, क्रैशिंग और रैगिंग जैसी आवाज़ से शब्दों का वर्णन करते हैं। क्या हम उनकी सूची बना सकते हैं जिनसे ये संबंधित हैं? जैसे यहाँ दिया हुआ है ये साउंड्स, और ये दिया है थिंग्स एसोसिएट जिनसे जुड़े हुए हैं। विस्लिंग, विस्लिंग कौन करता है? एक तो हवा करती है, सीटी करती, ऐसी आवाज़ आती है। एक तो हवा से आती है, दूसरा पॉलिशमैन करता था। जैसे ही रॉरिंग, रॉरिंग कौन कौन करता है? दहाड़ किसकी सुनाई देती है? एक तो हमें गन की सुनाई देती है, धड़ाक, और दूसरा लॉइन। ठीक। नेक्स्ट वन, ब्रेकिंग। ब्रेकिंग तो ये होता है कार, ब्रेक किस में लगते? कार में लगते और ट्रक। ठीक। और अगला है क्रैशिंग। क्रैश क्या होता है? हमने सुना होगा आपने, एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन। ठीक है। और अगला है रैगिंग। रैगिंग आया इसमें? नहीं आया, तो लिख देते हैं। रैगिंग कहाँ आता है? रैगिंग आता है वाटर्स और स्टॉर्म में। स्टॉर्म, तूफान, नाव। सी द पिक्चर ऑफ द पीपल क्लाइंबिंग ऑन द ट्रेन। आपको इन ट्रेन में चढ़ने वाले लोगों को देखना है। We notice that most of the time we do not wait for the other people to get off the train before boarding it, causing inconvenience to others. हम देखते हैं कि कुछ इस पिक्चर में हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है ना, और हम नोटिस कर रहे हैं कि कुछ लोग बिल्कुल इंतज़ार नहीं करते कि दूसरे लोग चढ़ें और फिर वो उतरें, या वो उतरें और फिर दूसरे लोग चढ़ें। तो ये सब बहुत सारा हमको इनकन्वीनियंस होता है। आप देख रहे हैं कि ये जो अंकल बैठे हुए हैं वो ही वांट टू गेट डाउन, और ये देखिए लोग जो बच्चे चढ़ रहे हैं ये उतर रहे हैं, दे वांट टू गेट डाउन, बट द बॉय एंड द सम अदर्स बॉय आल्सो गेटिंग इन द ट्रेन। तो ये आपको खुद देखना है। डिस्कस विथ योर पार्टनर the manner in which you conduct yourself while interacting with others। तो आपको जब कभी भी ट्रेन में चढ़ना है तो आप ट्रेन में चढ़ने से पहले उतरने वालों का इंतज़ार करें। यू मस्ट वेट दोज हु आर गेटिंग डाउन फ्रॉम द ट्रेन, एंड देन ओनली यू कैन गेट ऑन द ट्रेन। ओके। नाउ अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक आपका एक रीडिंग मैप आ जाता है। इस रीडिंग मैप को हमको स्टडी करना है। चलिए, ये आपका एक मैप आ गया है, और इस मैप में रीडिंग मैप है। लुक एट द व्यू ऑफ द क्लासरूम फ्रॉम अबव, नाउ आंसर द फॉलोइंग। हमको एक कक्षा का एक मैप दिया गया है, और हमको उन क्वेश्चनों के आंसर देना है। अब इसमें फ्रंट, बैक, लेफ़्ट और राइट जैसे शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। लाइक फ्रंट, बैक, लेफ़्ट एंड राइट का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, हाउ मैनी डोर्स एंड विंडोज़ आर देयर इन द क्लासरूम। तो वो पूछ रहे हैं कि क्लासरूम में कितने विंडो और कितने डोर हैं। तो there are two windows on the right side and one window in the one there are two windows on the right side। दो राइट साइड में दो विंडो कहाँ पर है? राइट साइड हमारे ये एक विंडो ये है, वन विंडो, देन दिस इज सेकेंड विंडो, एंड वन विंडो एंड वन डोर ऑन द लेफ्ट साइड, और दूसरी साइड में वन विंडो और वन डोर। ये लेफ्ट साइड में हमारा है। आंसर हो गया आपका।
Question number 2. Where are the blackboard? Where are the blackboard? Where are the blackboard and the cupboard? तो ब्लैक बोर्ड और कवर्ड कहाँ पे है? तो द ब्लैक बोर्ड इज़ इन फ्रंट ऑफ द क्लासरूम। तो ब्लैक बोर्ड ये है आपका, ये ब्लैक बोर्ड है, तो इसका आंसर है द ब्लैक बोर्ड इज़ इन फ्रंट ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम के सामने ब्लैक बोर्ड है। ऑन द लेफ्ट साइड द ब्लैक बोर्ड इज़ इन फ्रंट ऑफ द क्लासरूम ऑन द लेफ्ट साइड। क्लासरूम के लेफ्ट साइड में ब्लैक बोर्ड हमें दिया गया है। नाउ यू कैन सी हियर क्लियरली the blackboard is in front of the classroom on the left side. Number 3. How many rows of desks are there in the middle and back rows? तो हम यहाँ पर देखते हैं there are 2 rows of desks in the middle. middle कहाँ पर है? ये here is middle. there are 2 rows, 2 लाइन है यहाँ पर, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। There are 2 rows of desks in the middle and 2 in the back rows, है ना। एक पीछे की है, ये लेफ्ट साइड दिया आपका, ये राइट साइड दिया, तो एक रोज़ ये है आपकी और दूसरी रोज़ ये है, ठीक है ना। तो आंसर है there are 2 rows of desks in the middle and 2 in the back rows, और 2 पीछे हैं और 2 आगे हैं, एक ये है, एक एक ये है और एक एक ये पीछे है। नाउ इसमें हम और भी क्वेश्चन हम देख सकते हैं। मैनी मोर क्वेश्चन दे हैव गिवन। ओके, हाउ मैनी रोज वो दिए हुए हैं। नाउ अब हम अगला चलते हैं, नेक्स्ट। चलिए अगला है यूज द, ओके दे हैव गिवन द क्वेश्चन इज देयर और नॉट। ओके, हाउ मेनी रोज ऑफ डेस्क वी हैव कंप्लीटेड दिस वन। नाउ इसके बारे में हमको बताना है। देयर आर trees between the classroom and the playground. There are trees between the classroom and the playground. तो क्लासरूम और प्लेग्राउंड के बीच में, तो हमारा प्लेग्राउंड ये है और क्लासरूम आपका ये है। तो there are trees between the classroom and the playground. तो यहाँ पर नीम ट्री, कौन सा ट्री आएगा यहाँ पर? नीम ट्री लिख देते हैं, नीम ट्रीज। देयर आर नीम ट्रीज, है ना, देयर आर नीम ट्रीज, देयर आर नीम ट्रीज। ओके, नाउ नंबर 2, the trees line the passage from the एंट्रेंस। तो एंट्रेंस के बाद में ये एंट्रेंस जो हमारा बना हुआ है, ये है आपका एंट्रेंस, यहाँ पर एंट्रेंस है। तो इसके पास में किसके ट्री लगे हुए हैं? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंगो बना हुआ है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंगो ट्रीज। तो यहाँ पे लिख देंगे आप मैंगो, यू कैन राइट हियर मैंगो। थर्ड वन, मैनी डेडेड ट्रीज आर अलोंग द साइड ऑफ प्लेग्राउंड। तो इसमें बहुत सारे पेड़ काय के लगे हुए हैं प्लेग्राउंड के पास में, काय के लगे हुए हैं? गुलमोहर ट्रीज। दे हैव रिटन हियर गुलमोहर। नाउ यू कैन राइट हियर गुलमोहर। ओके, नाउ नेक्स्ट one also have one map, which map we have to read. Okay, this is also one map. Use this side map to answer the question. Okay, they have written here, use the above map to answer the question. Number 1, what does the dotted line on the map
शो। जो मैप पर हमें जो डॉटेड लाइन दिख रही है वो हमें क्या कहती है? वेयर इज डॉटेड लाइन? दिस वन इज डॉटेड लाइन, दिस वन इज डॉटेड लाइन। तो ये क्या कहती है? तो ये डॉटेड लाइन हमें कहती है कि रूट फ्रॉम अजय हाउस टू हिज स्कूल। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अजय का हाउस है और ये रास्ता जाता है स्कूल के लिए। तो आंसर हो जाएगा रूट फ्रॉम अजय हाउस टू स्कूल। वन क्वेश्चन कंप्लीटेड। दूसरा, व्हाट रोड वुड अजय टेक टू गेट टू द बोट क्लब? व्हाट रोड वुड अजय टेक टू गेट द बोट क्लब? अजय कौन सा रास्ता लेता है बोट क्लब जाने के लिए? अजय कौन से रास्ते का उपयोग करता है बोट क्लब जाने के लिए? तो हम देखते हैं, हम इस मैप के ज़रिए जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अजय का घर ये यहाँ पर है और अजय जब चलता है तो यहाँ पर ये रास्ता जो पड़ता है तो वो पड़ता है कस्तूरबा गांधी मार्ग और सीधा यहाँ से होते हुए वो आ जाता है आपका बोट क्लब। तो वी कैन राइट हियर कस्तूरबा गांधी मार्ग, कस्तूरबा गांधी मार्ग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what building is next to the picnic area? What building is next to the picnic area? चलिए हम देखते हैं। तो पिकनिक एरिया, वेयर इज़ द पिकनिक एरिया? हेयर इज़ पिकनिक एरिया, है ना। पिकनिक स्पॉट ये है, किसके पास में है ये है पिकनिक एरिया, किसके पास में है? इट इज़ नियर बाई इंडिया गेट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंडिया गेट। आंसर हमारा हो जाएगा इंडिया गेट। इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडिया गेट। आप लिख लेंगे इंडिया गेट। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रोड पासेस बाय अजय हाउस? अजय के हाउस से कौन सा रोड जाता है? अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अजय का जो हाउस है वो वो है ये है, अजय का घर ये है, अजय का घर ये है। लेकिन हमें कौन सा रोड जाता है? तो ये रोड जा रहा है, दिस रोड इज पासेस फ्रॉम अजय हाउस एंड इट्स रोड नेम इज रिंग रोड। क्या नाम है इसका? रिंग रोड। अजय के घर से गुजरने वाले रोड का नाम है रिंग रोड। नाउ यू कैन राइट हियर रिंग रोड, रिंग रोड। ओके। 5 number, what other way could Ajay use to get from his house to his grandmother's house? Use verbs like go, turn, cross. Use preposition like across, between, in front of, beside, near, behind. ओके। तो हमने ऑलरेडी मैंने ये कर दिया है, आपको केवल लिखना है। ओके। Just I'm going to read this one. Ajay could take Asoka Road to get his grandmother's house from his house. He could go through Kasturba Gandhi Marg. From that road he could reach Boat Club. Then he could go across the picnic area. From there he could turn right after walking a few steps and reach his grandmother's house. तो वो ऐसे करके अपनी ग्रैंडमदर के घर पर पहुंच सकता है ना। ये हमने देखा कि अजय अशोका रोड को जाए, अजय जो है अशोका रोड को जाए, अजय जो है अशोका रोड से जाता है। अजय को टेक अशोका रोड टू गेट हिज ग्रैंड मदर्स हाउस फ्रॉम हिज हाउस, है ना। तो वो जा सकता है इस रोड से, यहाँ से जाएगा, कस्तूरबा मार्ग से भी जा सकता है अशोक, और ये यहाँ से जाके फिर वो गांधी मार्ग से जाएगा। देन जो रोड जो पहुँच जाएगा वो बोट क्लब पहुँचेगा, और फिर देन ही कुड गो अक्रॉस द पिकनिक एरिया, फिर वो पिकनिक एरिया के पास पहुँचेगा। देन देयर ही कुड टर्न राइट, फिर वो इसका राइट टर्न लेगा
राइट टर्न लेंगे, फिर चलेगा, चलने के बाद उसको यहाँ पर स्कूल मिलेगा, देन उसकी ग्रैंड मदर का हाउस घर आ जाएगा, है ना। ये हो गया, ये आपको हो गया है। नाउ सी द पिक्चर। डू यू लाइक द फ्लोट पेपर बोट्स, लिसन टू द पोएम गिवन बिलो। क्या आपको कागज़ की नाव तैराना अच्छा लगता है? आप इस पोएम को सुने। डे बाई डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स। हम पढ़ेंगे इस पोएम को। डे बाई डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स, वन बाई वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, in big black letters I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with silly flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried to land in the night, है ना। तो ये आपकी पोएम थी और ये लिखी हुई है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वो बता रहे हैं कि रोज़ रोज़ मैं एक पेपर की बोट बनाऊंगा और उसे मैं बहते हुए झरने में बहाऊंगा और उन सब काले अक्षरों से अपना नाम लिख दूंगा और कहीं जहाँ मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव का नाम लिख दूंगा, वो कभी किसी को मिल जाएगा, है ना। और उसमें मैं अपने कुछ फूल रख दूंगा और वो फूल जो है ना कभी मेरे इस गांव के लिए बहुत ही सुखद वो लेकर आएंगे। डिस्कस विथ योर पार्टनर्स हाउ यू वुड सेंड अ सिमिलर मैसेज टू समवन। तो अपने दोस्त से आपको बात करना है कि एक लड़के ने अपना मैसेज जो है ना एक बोर्ड पर नाम लिखकर और फूलों के माध्यम से पहुंचाया। आप अपना मैसेज, हाउ यू विल सेंड योर मैसेज। सी दिस बोर्ड, in this boat some flowers are there and he has written his name and we can see here he has written his Blaze post office like that only. Now come here, also find out how people sent message in olden days and how they send them nowadays। और हमें ये भी पता करना है कि पुराने समय में लोग अपना मैसेज कैसे पहुंचाते हैं और अभी के वर्तमान समय में वो अपना मैसेज कैसे पहुंचाते हैं। तो आपके लिए जो कहा, आप कैसे मैसेज पहुंचाते थे। आई वुड राइट अ सिमिलर मैसेज ऑन ए पीस ऑफ द थिन पेपर, देन आई वुड रैप इट इन स्मॉल पॉली बैग एंड सेंड इट। और दूसरे का जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कि इन ओल्डन डेज दे सेंट मैसेज थ्रू मैसेंजर। पुराने समय में वो अपना संदेश वाहकों के द्वारा पहुंचाते थे। लेट मी कंप्लीट दिस क्वेश्चन आंसर। यहाँ से शुरू होगा। इन ओल्डन डेज दे सेंट मैसेज थ्रू मैसेंजर एंड पिंजन्स। Nowadays messages are sent by post, telephones, mobile phones and emails। तो हमने आपके हिंदी में ही पढ़ा है कि पत्र पढ़ा है आपने कि पुराने समय में लोग संदेश कैसे पहुंचाते थे। तो पुराने समय में लोग संदेश वाहक के द्वारा पहुंचाते थे, कबूतरों के माध्यम से पहुंचाते थे। और वर्तमान समय में लोग मैसेज जो टेलीफोन, मोबाइल से और ईमेल से पहुंचाते हैं। ये देखिए ट्रेन जा रही है ना। Now see the picture, travel time below, answer the questions that follow, है ना। where did you go for an excursion or holidays, है ना। तो
आप कहाँ जाते हैं एक्सकर्सन के लिए, हॉलीडेज़ के लिए? तो आपका आंसर कुछ भी हो सकता है ना, कुल्लू, मनाली, शिमला, ऊटी, एनीवेयर। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। आप शिमला लिख सकते हैं, ऊटी लिख सकते हैं, मनाली लिख सकते हैं, एनीवेयर यू आर गोइंग फॉर योर एक्सकर्सन। नाउ नंबर 2, विथ हुम डिड यू गो, किसके साथ आप गए? तो आंसर होगा पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, अपने माता पिता, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाइयों के साथ, भाई बहनों के साथ। नंबर 3, इसका आंसर लिख लेंगे आप, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। ओके। नंबर 3, व्हाट डिड यू टेक विथ यू, आप अपने साथ क्या ले गए थे? तो हम हमारे साथ ले गए थे वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े, सम ईटेबल्स, कुछ खाने योग्य चीज़ें, कैमरा, मेडिसिन्स, एट्सेट्रा। नंबर 4, what was the first thing you saw when you reached your destination, जब आप अपनी जगह पर, जहाँ पर आपका डेस्टिनेशन था, गंतव्य स्थान पर पहुँच गए, तो आपने पहला क्या देखा? तो आप कुछ भी देख सकते हैं, वट एवर यू हैव सीन यू कैन राइट, टाल माउंटेन्स और बिग ट्रीज लाइक दैट। नंबर 5, व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट अबाउट द प्लेस, तो आप उस जगह के बारे में आपको क्या अच्छा लगा? तो वहाँ का यू कैन राइट आंसर, क्लाइमेट, नेचुरल, सीनरी, एट्सेट्रा। तो आप लिख सकते हैं कि वहाँ की जलवायु अच्छी थी, वहाँ नेचुरल, प्राकृतिक सौंदर्य अच्छा था। तो आंसर शुड बी दिस, क्लाइमेट्स, नेचुरल, सीनरी, एट्सेट्रा। नंबर 6, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर, कितने दिनों तक आप वहाँ पर रुके? यू कैन राइट हेयर 3 days, 4 days और 5 days। हाउ, जितने दिन भी आप रुके यू कैन राइट देयर। नंबर 7, व्हाट डिड यू मिस अबाउट होम, व्हाट डिड यू मिस अबाउट होम, और आपने घर का क्या चीज़ आपको मिस की, आपने क्या चीज़ मिस की? तो आपने क्या मिस किया वहाँ पर? होम मेड फूड, घर का बना हुआ खाना, ठीक है ना, होम मेड फूड, आपने घर का खाने को आपने मिस किया। नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग एनी 2 न्यू वर्ड्स विच यू हैव लर्न इन द लेसन, है ना। यहाँ पर जो है ना आपको दो शब्दों को, वर्ड को आपको यहाँ पर लर्न करना है, जो कि आपने मेक 2 सेंटेंस यूजिंग एनी 2 न्यू वर्ड्स विच, दो सेंटेंस बनाना है जो कि आपने किताब से, पाठ से आपने सीखी है। तो ऑलरेडी आई हैव मेड हियर, यू जस्ट गो थ्रू। सस्पेंशन ब्रिज, फर्स्ट वन इज सस्पेंशन ब्रिज, झूलेदार ब्रिज, है ना। तो इसमें है आई गॉट थ्रिल्ड वाइल क्रॉसिंग थ्रू द सस्पेंशन ब्रिज, मतलब मुझे बहुत ही डर लगने लगा जब हम सस्पेंशन ब्रिज से गुजरे। फर्स्ट वन इज, ये कंप्लीट हो गया है। दूसरा है डिफेंड, रक्षा करना, तो इसका हो जाएगा पुलिसमैन अराइव्ड इन द टाइम एंड डिफेंडेड द पुअर बॉय फ्रॉम द क्रिमिनल्स, मतलब पुलिसमैन समय पर आया, उसने क्रिमिनल से एक गरीब बच्चे को बचा लिया। अगला है विच डू यू थिंक वुड बी मोर फन, ऐसी कौन सी चीज़ जो है जो मज़ेदार रहेगी? ट्रैवलिंग बाई एरोप्लेन और सेलिंग ऑन ए शिप, एरोप्लेन से जाना ज़्यादा अच्छा लगेगा कि शिप से? राइट वाई यू थिंक सो, और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो आंसर है सेलिंग ऑन ए शिप वुड बी मोर फन बिकॉज आई लव टू बी इन द टच ऑफ वाटर, मुझे पानी में यात्रा करना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पानी चलती हुई उसमें हमें शिप में पानी टच करना बहुत अच्छा लगेगा। नाउ look at the following birds, there are some name troops of soldiers,
troop of soldiers. Okay. Swarm of bees, teams of players, litter of puppies, fleet of ships, library of books. जो हमें कुछ नाम हमें यहाँ पर दिए हुए थे. अब है फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके ये. अब फिल इन द ब्लैंक्स में हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग ग्रुप वर्ड्स फ्रॉम बॉक्स. हमको यहाँ पे ग्रुप वर्ड छांटना है जो कि बॉक्स में दिए गए और वो बॉक्स यहाँ पर है. फ्रॉम दिस बॉक्स हमको छांटना है. चलिए पहला है द ट्रेवलर्स रेस्टेड अंडर द ऑफ ट्रीज. तो इसमें आपका आ जाएगा द ट्रेवलर्स रेस्टेड अंडर द, इसमें जाएगा क्लम्प ऑफ ट्रीज, CLUMP क्लम्प. दिस वन फर्स्ट. दूसरा है द sang beautifully, द दिस वन choir, CHOIR. जैसे कोरियोग्राफर होता है वैसे ये चॉयर होता है. द चॉयर sang beautifully. नंबर 3 द फ्लावर was laying on the table. तो बंच, BUNCH, द बंच ऑफ फ्लावर, फूलों का गुलदस्ता टेबल पर पड़ा था. नंबर 4 द गर्ल लुक्ड अप एट द ऑफ स्टेयर्स. तो ये हो जाएगा आपका द गर्ल लुक्ड अप एट द क्लस्टर, CLUSTER क्लस्टर ऑफ स्टार्स. ठीक. 5 द दिस वन द बैंड ऑफ रॉबर्ट्स स्कैब्ड, है ना, गुंडों का झुंड. और द 6th वन है द हंटर शॉट एट द ऑफ वर्ड्स. तो क्या जाएगा आपका फ्लक, झुंड. तो आएगा फ्लक, FLOCK फ्लक. ये यहाँ पर दिया हुआ है हमें. यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स भी दिए हुए हैं जैसे कि आपकी बीज है. ऊपर ये दिया हुआ था हमें स्वैम, दिस वन स्वैम ऑफ बीज. तो ये है आपका स्वैम ऑफ बीज यहाँ पे दिया हुआ है ना. और टीम ऑफ प्लेयर्स, ये टीम ऑफ प्लेयर्स आपकी यहाँ पर दी हुई है, टीम ऑफ प्लेयर्स. फ्लीट ऑफ शिप्स का आपका नीचे कहीं दिया होगा जो भी है आपका नाव की झुंड हम कह सकते हैं, फ्लीट बोलेंगे. और आपको जो लास्ट द हंटर ऑफ द बैंड ऑफ रॉबर्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका समूह चोरों का. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. सम वर्ड्स डिस्क्राइब एक्शन. कुछ शब्द जो है ना एक्शन को दर्शाते हैं. मैनी ऑफ देम, कुछ उनमें से जो अंत होता है उनका LY से होता है. द गर्ल डांस्ड ब्यूटीफुल्ली, यहाँ पे देखते हैं ब्यूटीफुल्ली LY से समाप्त हुआ है. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चेंजिंग द वर्ड इन द ब्रैकेट्स सूटेबली. ठीक है ना. तो कुछ शब्द कार्यों का वर्णन करते हैं, है ना. उनमें से बहुतों का अंत जो है ना LY से होता है. तो हम यहाँ देखते हैं द गर्ल स्लेप्ट, साउंड है तो यहाँ पे हो जाएगा साउंडली, SOUNDLY, साउंडली. LY जोड़ देंगे हम. अब द चिल्ड्रन फिनिश्ड देयर वर्क क्विकली,
क्विक दिया है तो क्विकली हो जाएगा, QUICKLY, क्विकली। थर्ड वन, द ओल्ड मैन शाउटेड लाउड, तो हो जाएगा लाउडली, लाउडली। द बॉयज प्लेड क्वाइट, तो इसका हो जाएगा क्वाइटली, QUIETLY, क्वाइटली। डू योर वर्क नीट, तो नीटली, नीटली। आई कैन डू द सम ईजी, तो इस जगह ईजीली, EASILY, ईजिली। नेक्स्ट, विच कंट्री वुड you like to visit when you grow up? Make a project by drawing or pasting. तो ये हो जाएगा आपका कि विच कंट्री वुड यू लाइक टू विजिट व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप कौन सी कंट्री को घूमना पसंद करोगे। आपको उस पर एक प्रोजेक्ट बनाना है ड्राइंग और पेस्टिंग करके, आपको ड्राइंग एंड पेस्टिंग करके। नंबर 1, अ मैप ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री का नक्शा और उसका इट्स अ नेशनल फ्लैग, जिस कंट्री की जब आप बड़े होकर जाएंगे वहाँ पर आपको एक मैप बनाना है और उस कंट्री का एक वो बनाना है, फ्लैग बनाना है, जो भी है जिस कंट्री को विजिट करना चाहिए। नंबर 2, स्टैम्प्स ऑफ द कंट्री, उस कंट्री के स्टैम्प्स, उस कंट्री में जो भी स्टैम्प्स रहते हैं ना, टिकट, वो इट्स करेंसी, और वहाँ के नोट, उसका आपको पिक्चर चिपकाना है, ड्राइंग और पेस्टिंग। नंबर 3 है सम फेमस मॉन्यूमेंट्स और लैंडमार्क्स, तो वहाँ के कुछ चिन्हित जगह और वहाँ की कुछ चिन्हित लैंडमार्क्स आपको वहाँ पर करना है। ठीक है, तो ये आपको अपने मन से आपको ये करना है। दिस इज ए प्रोजेक्ट वर्क फॉर यू एवरीवन। नाउ डू यू नो दैट देयर आर 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड, आप जानते हैं कि संसार में 7 आश्चर्य हैं। कैन यू टेल द नेम ऑफ द वन विच इज़ इन इंडिया, क्या आप एक भारत में है, इंडिया में, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं, है ना। ऑफ कोर्स यू कैन से फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ ऑल द 7 वंडर्स एंड द कंट्रीज दे आर लोकेटेड इन। ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर दैट वन, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के आश्चर्य, और कंट्रीज, जिस देश में वो हैं। द ताजमहल, ये कहाँ पर है, इंडिया में है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वेयर इट इज़ लोकेटेड, इट इज़ लोकेटेड इन चाइना। और जो अगला थर्ड वन लिखा है मैंने, लिखा हुआ है द रोमन कोलोसियम, इट इज़ लोकेटेड इन इटली। द ग्रेट पिरामिड कहाँ पर है, वो है इजिप्ट में है। एंड हैंगिंग गार्डन्स, लटकते उद्यान या झूलते उद्यान जो हैं वो हैं आपके बेबीलोन में। द पिक्यू, ये कहाँ पर है आपका, ये है पेरू में है। और सात पर जो है वो आपका द स्टेचू ऑफ सन गॉड, ये यहाँ पे आपका है रोड्स में है, ग्रीस में है। ओके, तो दीज आर द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड which you have to write. Now fun with sounds. When an e is added to the some words, the words change along with their sounds and meanings. Cape, mate, pin, note. Cape, mat, इनको ऐसा पढ़ेंगे, कैप, केप, किट, काइट, मेट, मैट, सिट, साइट,
पिन पाइन, फिन फाइन, नोट नॉट नोट, हेट हैट। When an e is added to words that the birds change along with their sounds, तो e जोड़ने पर वो शब्द अलग ही चेंज हो जाते हैं, हमने इसमें देखा। और नाउ दिस वन, a little bit of nonsense. This is one poem, I think so. There was an old man with a beard who said, "It is just as I feared. 2 owls and a hen, 4 larks and a wren, have all wet their nets in my beard." ओके, तो ये एक आदमी था जो कि दाढ़ी वाला था, उसने कहा कि इट इज़ जस्ट एज आई फेयर्ड, मुझे थोड़ा डर लग जाता है। क्यों? क्योंकि 2 आउल्स एंड हैन, 2 उल्लू और एक मुर्गी, 4 लार्क्स, ये भी एक पालतू पक्षी होता है, 4 लार्क्स एंड ए रैन, और एक 4 लार्क्स और एक रैन, चिड़िया। रैन का मतलब होता है एक चिड़िया, जो कि हमारे स्पैरो बोलते हैं। और उसने कहा कि उन्होंने हैव ऑल बिल्ड देयर नेट्स, और उन्होंने मेरी दाढ़ी में अपना घर बना लिया है। तो दिस वाज द लेसन विच वी हैव कंप्लीट